अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। इस वक्त हमारे मुल्क में सिर्फ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त जंग की बात हो रही है, रूस और यूक्रेन की बात हो रही है, लेकिन हमारे मुल्क में नो कॉन्फिडेंस चल रहा है। और आपने बहुत ज्यादा इस पे टीवी पे एनालिसिस सुना होगा कि नंबर्स कैसे पूरे होंगे, ये क्या होगा, कौन किसको करेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या प्राइम मिनिस्टर हटेंगे भी या नहीं हटेंगे। इससे बहुत ज्यादा बात हो रही है। हमने सोचा कि हम आपको ये बताएं कि ये नो कॉन्फिडेंस मूव जो है ना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसकी हम आपको थोड़ी सी हिस्ट्री देंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि इसको एक्चुअली थ्रू कराना जो है वो उसके साथ उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस तरह ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर डिसीट हो जाए। ये आसान काम नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर को डिसीट करते हैं, खासतौर पे 18वीं तरमीम के बाद ये बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज हम आपको ये भी बताएंगे कि बिल फर्जी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये मूव हो ही जाता है तो फिर नंबर गेम जो है वो पार्लियामेंट के अंदर, इस वक्त मौजूदा पार्लियामेंट के अंदर क्या हो। लेकिन हम शुरू करेंगे इस बात से कि ये हमारी जो नो कॉन्फिडेंस मूव की हिस्ट्री हमारे मुल्क में रही है वो ज्यादा वैसे ऑपोजिशन के फेवर में नहीं है। 3 दफा इस मुल्क में नो कॉन्फिडेंस मूव आया है और 1 दफा कामयाब हुआ था और 2 दफा नाकाम हुआ है। तो जो पहली दफा ये कामयाब हुआ था वो हुआ था 1957। तब हमारे वजीर आजम थे आई चंद्रशेखर साहब और उनको सिर्फ 55 दिन वजीर आजम वो रहे थे और उसके बाद उनको नो कॉन्फिडेंस मूव के थ्रू हटा दिया गया था। उस वक्त प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा थे और अवामी लीग इनकी मिली भगत से उनको हटा दिया गया था। वो कुछ इलेक्शन रिफॉर्म लाना चाह रहे थे जो पॉपुलर नहीं थे, इवन उनकी अपने लोग जो थे उनके अपनी पार्टी में उसको कोई खास सपोर्ट हासिल नहीं थी। अच्छा, ये तो बात हो गई 1957 की। जो हमारा मौजूदा आइन है जिसके अंदर इस वक्त हमारी ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मूव प्लान कर रही है, इसके तहत जो 2 दफा नो कॉन्फिडेंस मूव आई वो दोनों दफा नाकाम। पहली दफा तो बहुत ही मशहूर जो नो कॉन्फिडेंस मूव थी वो थी बीबी के जमाने में, जब बीबी प्राइम मिनिस्टर थी। तो 1 साल पावर लेने के बाद 1988 में वो जीत कर आती हैं सर्दियों में और अगले साल नवंबर में नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो टेबल हो जाती है। उस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो थे वो जतोई साहब थे और नवाज शरीफ साहब जो थे वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे और ये एक्सेप्टेड सा फैक्ट है कि वो उस वक्त बिहाइंड द सीन सब कुछ मैनेज कर रहे थे, नंबर्स मैनेज कर रहे थे। बीबी बहुत छोटे मार्जिन से बच जाती हैं, सिर्फ 12 वोट्स की बढ़तरी से वो बच जाती हैं। उस वक्त टोटल वोट्स 237 थे, उसमें से नो कॉन्फिडेंस की फेवर में 107 वोट पड़े और अगेंस्ट जो थे वो 125 वोट पड़े। 5 लोग जो थे वो एब्सेंट हो गए। ये हमारे जो बड़े मजे के लोग हैं ना जो एब्सेंट हो जाते हैं, उनको कोई इतना जरूरी काम आ जाता है कि बस वो ये नहीं कर सकते। और इस तरह 12 वोट्स से बीबी जो थी वो वजीर आजम ही रही। इसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि ऑपोजिशन को उस वक्त सिर्फ 62 सीटें मिली थी और उन्होंने 107 वोट फिर भी ले ली। तो इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए पीपल्स पार्टी ने, उसको कहा यह जाता है कि पीपल्स पार्टी ने अपने सारे मेंबरान को लेके प्लेन्स में डाल के उनको उड़ा के पहाड़ों तक पहुंचा दिया कि ये हिल ना सके, सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मूव वाले दिन पहुंचे। और इसी तरह अपोजिशन ने अपने अरकान भी सारे डब्बे में बंद किए और उनको भी किसी पहाड़ पे पहुंचा दिया कि आप भी सिर्फ उसी दिन आ सके। बहरहाल उस नो कॉन्फिडेंस मूव को जीतने के बाद बीबी ने ये बात की कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये हॉर्स ट्रेडिंग ही है एक तरह की और हमारे लिए भी सोचने का मुकाम है और अपोजिशन के लिए भी सोचने का मुकाम है कि इस तरह जमहूरियत कमजोर होती है। बहरहाल उसके कुछ ही अरसे बाद बीबी की गवर्नमेंट को आपको पता है ये रिमूव कर दिया गया था। दूसरी नो कॉन्फिडेंस मूव जो थी वो अगस्त 2006 में हुई थी। उस मूव से थोड़ी सी अरसे पहले बीबी और नवाज शरीफ साहब जो थे वो लंदन में उनकी मुलाकात हुई थी, वो बड़ी एक अहम मुलाकात थी। उसमें फैसला किया गया कि नो कॉन्फिडेंस मूव को ट्राई कर लेते। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे शौकत अजीज साहब। पता नहीं वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे या नहीं थे, बहरहाल बैठे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे हुए थे। वो मूव भी नाकाम हो गई। 171 वोट चाहिए थे जीतने के लिए और सिर्फ 136 वोट पड़े। उसमें भी एक मजे की बात है कि जब मूव हुई, टेबल हुई, तो उसमें 141 मेंबरान ने ऑपोजिशन के साइन किया और फिर वोट डले तो 136 थे, फिर 5 गायब हो गए। ठीक है, वो पता नहीं क्यों गायब हो गए। लेकिन उस नो कॉन्फिडेंस मूव से कुछ अर्से पहले अकबर बुगटी साहब को कत्ल किया गया था। तो वो भी एक हवा चली हुई थी मुल्क में जो कि मुशर्रफ साहब और उनकी इस गवर्नमेंट के बहुत एंटी सेंटिमेंट जो था वो बहुत ज्यादा परवान चढ़ता जा रहा था। तो बहरहाल वो मूव जब नाकाम हुई तो उसके बाद शौकत अजीज साहब बहुत ज्यादा वो हो गए, वो और ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोले कि ये तो करप्ट हैं, ये सारी बातें आपने सुनी हुई हैं, ये करप्ट लोग और ये वो फलाना फलाना। ऑपोजिशन के उस वक्त मेरा ख्याल है कंबाइंड लीडर जो थे वो मरहूम अमीन फहीम साहब थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा हुआ है और ये बहुत अच्छी मूव थी और इससे हमें स्ट्रेंथ मिली और इनकी कमजोरियां सामने आ गई हैं। इस तरह की बातें जो आप हमेशा सुनते रहते हैं वो होती नहीं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि नो कॉन्फिडेंस मूव जो होती है ये एक आसान काम नहीं होता है। एक प्राइम मिनिस्टर को डी सीट करना
हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल एक बहुत मुश्किल काम है। और उसको मज़ीद ज़्यादा ये इस तरह प्रेज़ेंट करना कि वो उधर से आ जाएँगे, ये इधर से हो जाएगा, वो हो जाएगा और बस यूँ हो जाएगा, ये इतना ईज़ी नहीं है। और जो मेंबर्स डिफेक्ट करते हैं, रीमा, उनके लिए तो बड़ी कड़ी सज़ा है ना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। कड़ी सजा है नताशा, लेकिन उनका वोट फिर भी काउंट होता है। तो हाँ, अगर ये है। आपने देखना है तो ये एक बहुत अहम चीज है, वोट काउंट होता है, बाद में जो भी सजाएं हो या अगर कोई उनकी डील हुई है शायद उनको बेनिफिट भी हो, लेकिन इस पे बाद में आते हैं। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर बहुत सिंपल भी है लेकिन बहुत एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि हमेशा एवरी वोट काउंट्स, इस तरह का जो माहौल होता है, एवरी वोट काउंट्स। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस जो प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ होता है, उसमें एक चीज है कि वो ओपन वोट होता है, सीक्रेट बैलेट नहीं होता। तो आपको साफ नजर आता है कौन हक में वोट कर रहा है, कौन खिलाफ वोट कर रहा है, कौन अपनी पार्टी लाइन के मुताबिक वोट कर रहा है, कौन अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ वोट कर रहा है। तो एटलीस्ट ये ट्रांसपेरेंसी होती है। अब शुरुआत कैसे होती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की? ये नेशनल असेंबली का मामला है, इसमें सेनेट का कोई दखल अंदाजी नहीं होती, सेनेट इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि वजीर आजम जो है वो लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द नेशनल असेंबली होते हैं। तो सेनेट में 342 टोटल मेंबरशिप होती है, हमारी नेशनल असेंबली की, सॉरी, 342 में से 20% जो बनता है 69 मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, उन्हें एक रेजोल्यूशन मूव करनी होती है, जो होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट इस पूरे प्रोसेस का। वो रेजोल्यूशन होती है फॉर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इस रेजोल्यूशन के 3 से 7 दिन के बीच में, 3 दिन से पहले भी नहीं हो सकता, 7 दिन के बाद भी नहीं हो सकता, इस पे होता है वोट। और टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली की मेजॉरिटी जो है, अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को सपोर्ट करती है तो प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते। कुछ ममालिक में तो जो प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन करना पड़ता है, सो ऑन, लेकिन पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते, आगे उन्होंने क्या करना है ये उनकी मर्जी। अच्छा, 2-3 इसमें चीजें अहम हैं। एक, कि प्राइम मिनिस्टर के पास हमारा आइन आर्टिकल 58 के तहत उन्हें ये पावर देता है कि वो नेशनल असेंबली जब भी चाहे डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन मूव हो चुकी हो, चाहे उस पर वोट हुआ हो ना हुआ, वो ये इख्तियार नहीं रखते। तो वो जो है वो नेशनल असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते अगर ये वोट पेंडिंग है उनके खिलाफ। दूसरी चीज ये कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर वापस नेशनल असेंबली का ये उनकी इख्तियार है कि वो एक नया प्राइम मिनिस्टर, नया लीडर ऑफ द हाउस सिलेक्ट करें। अगर वो नहीं कर सकते और किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं है, फिर प्रेसिडेंट की डिस्क्रेशन इसमें आ जाती है और वो भी नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। ये आर्टिकल 58 आइन का कहता है। लेकिन मुश्किल है मेरा ख्याल है ऐसी सूरत हाल बने, क्योंकि अगर ऑपोजिशन पार्टीज ने इतनी मेहनत कर ली और सारे नंबर्स जो हैं वो इकट्ठे कर लिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल भी हो गया, तो उनके पास आगे का कोई तो रास्ता होगा कि कौन नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अच्छा, अब आ गई बात डिफेक्शन की। पहले तो ये कि जो इत्तेहादी पार्टीज हैं उन पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ ही रहना है। वो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट कर सकती हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। लेकिन जो पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करे, जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, वो फ्लोर क्रॉसिंग के जुमरे में आ सकता है, ये आइन कहता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपने पार्टी लाइन के मुताबिक ही वोट करना है। अब अगर आप अब्सटेन भी करते हैं पार्टी लाइन के खिलाफ, तो फिर भी आप पे डिफेक्शन या फ्लोर क्रॉसिंग का जो चार्ज है वो लग सकता है। ठीक है, ये तो क्लियर होगी बात। लेकिन जैसे हमने पहले बात की, आपका वोट फिर भी काउंट होता है। तो वहां आपने जो सिचुएशन क्रिएट करनी है वो आपने कर दी, उसके बाद आपको पेनल्टी मिल सकती है, डी सीट आप हो सकते हैं। लेकिन वो भी इतना एक ऑटोमेटिक मामला नहीं होता। होता क्या है, जो पार्टी हेड है, अब ये एक अहम बात है, पार्टी हेड पहले होता था कि जो पार्लियामेंट्री पार्टी के जो हेड होते थे या पार्लियामेंट्री लीडर होते थे वो ये फैसला करते थे। लेकिन अब पार्टी हेड जो हैं
जो जरूरी नहीं है उनकी रिप्रेजेंटेशन हो असेंबली में, वो ये फैसला करते हैं, एक डिक्लेरेशन आता है उस मेंबर के खिलाफ जिसने पार्टी लाइन के खिलाफ वोट किया है, वो जाता है स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को। स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो भेजना होता है डिक्लेरेशन। अगर वो नहीं भेजते तो ऑटोमेटिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास समझा जाता है कि उन तक पहुंच गया। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला लेके जाती है। 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने फैसला करना होता है उस शख्स को जिसके खिलाफ ये डिक्लेरेशन है, उनको सुनने के बाद कि क्या उन्हें डिस्क्वालीफाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब इन मोस्ट सिचुएशंस तो ये मतलब हो ही जाएगा डी सीट जिसने पार्टी लाइन के खिलाफ वोट किया है, लेकिन कभी कभी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है मामला। कुछ सिचुएशन में तो पार्टी हेड्स जो हैं वो ये डिक्लेरेशन मूव ही नहीं करते। कुछ में अगर वो मूव भी करें, आपको याद होगा आयशा गुललाई के टाइम पे उनको इलेक्शन कमीशन ने डी सीट नहीं किया, इवन दो उन्होंने नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद पार्टी लाइन के खिलाफ वोट किया, मतलब उन्होंने वोट नहीं किया। पीटीआई ने कहा इमरान खान साहब ने कि पार्टी लाइन के खिलाफ है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी सीट नहीं किया। सो ये है मामला। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अभी भी नंबर गेम है महमल। सो नंबर्स कैसे लग रहे हैं, कितना आसान होगा ऑपोजिशन के पास वो नंबर्स इकट्ठे करना? देखिए, आज गरीदा फारूकी साहबा ने बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा है इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए जिसका नाम है द लास्ट गैम्बल। उसके अंदर उन्होंने सारे नंबर्स और उन्होंने सिनारियोज उस तरीके से पेश किए हैं। हुकूमत के जो टोटल और उनके तहादियों के मिलाकर टोटल नंबर बनते हैं इस वक्त 179। अच्छा, अब इन 179 के अंदर जो है एक अभी इसी महीने डेथ हुई है हंगू के एमएनए ख्याल जमान साहब, तो वो रह गए 178। जो मैजिक नंबर है जो जो नो कॉन्फिडेंस के कामयाब होने के लिए वो है 172। ऑपोजिशन के पास कुल मिलाकर 162 एमएनए। अच्छा, अब उसके अंदर भी उनको भी एक नंबर का, यानी कि जो अली वजीर साहब हैं जो गिरफ्तार हैं और हो सकता है कि उनको उस वोट के लिए ना लाया जा सके, प्रोडक्शन ऑर्डर्स अगर नहीं जारी होते, तो इसलिए उनको भी जहन में रखते हुए 161 कर दिया। अगर ऑन पेपर देखे तो ऑपोजिशन को 10 वोट चाहिए, लेकिन अगर ये चीज देखे तो फिर उन्हें 11 वोट। इसके अंदर इत्तेहादी जो है वो गरीदा फारूकी साहबा के मुताबिक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। पीएमएल-क्यू के हैं 5 एमएनए और एमकेएम के हैं 7, यानी कि जो 12 टोटल बनते हैं इनके। तो ये तो हो गया अगर ऑपोजिशन के भी सारे मेंबरान ने वोट दे दिया, अगर अली वजीर साहब ना भी हुए और इत्तेहादियों ने भी साथ मिलकर उनके वोट दिए। लेकिन आपको मालूम ही है, नताशा ने अभी जो हिस्ट्री बताई उसके अंदर कुछ लोग एब्सेंट हो जाते हैं, ये एक हमारे तारीख का हिस्सा है अनफॉर्चुनेटली। तो इस चीज को देखते हुए ये जुल्करनैन ताहिर साहब ने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डॉन के अंदर स्टोरी की थी चंद दिन पहले, जिसके अंदर उन्होंने अपने सोर्सेस के थ्रू पता किया कि क्या नंबर्स गेम चल रही है, ऑपोजिशन ने किन किन पीटीआई के मेंबरान को जो है वो अपने साथ कर लिया है, जिनके साथ डील डन कहते हैं। तो उनके मुताबिक, उनके सोर्स के मुताबिक पीएमएल-एम के पास इस वक्त 16 पीटीआई के मेंबर्स, जिनके साथ वो कह रहे हैं, नून लीग ये क्लेम करे कि उनके पास वो 16 पीटीआई के मेंबर्स डन डील। उसके बाद जो है 6 पीपल्स पार्टी के पास है पीटीआई के मेंबर्स और 2 जेयूआईएफ के पास। तो ये 24 मेंबर्स जो हैं ये बनते हैं 16, 6 और 2 मिलाकर 24 बनते हैं ऑपोजिशन के पास। और वो ये इसलिए कर रहे हैं ताकि सेफ्टी नेट के लिए, जाहिर बात है अगर अपने उनके कोई मेंबर्स ना हुए या इत्तेहादी एंड टाइम पर कहें कि हमने तो आपको वोट नहीं देना, तो इस तरह से करके वो कर रहे हैं। अच्छा, इसमें यह है कि नून लीग के पास तो 16 आए क्योंकि पंजाब में उनकी बड़ी हॉट टिकट है। जेयूआई जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनको जो कामयाबी मिली है अभी लोकल बॉडीज के इलेक्शन में, और एक नजर आ रहा है कि शायद अगले इलेक्शन में भी वो जो है उनकी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी भी उनकी गेन की है। और पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो जोड़ तोड़ की सियासत कर लेते हैं, रिकंसिलिएशन की भी एक पॉलिसी उनकी बड़ी कामयाब रही है, तो और भी कोई फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के साथ भी लोग जा रहे हैं। तो फिलहाल तो खैर ये नंबर्स गेम तो है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि ये सब जितने भी एनालिस्ट है, जिससे और ऑपोजिशन के लीडर से भी आप बात करें कि व्हाट आफ्टर दिस नो कॉन्फिडेंस इज सक्सेसफुल। पहली चीज तो ये है कि एक तो ये बहुत बिग इफ है, जिस तरह नजम सेठी साहब ने भी अपने एडिटोरियल में लिखा कि क्या ये कामयाब अगर होता है कि नहीं होता, और फिर आगे जाके सिनेरियो किस तरीके से तैयार होता है। तो अगर तो ये हाइपोथेटिकली कामयाब हो जाए तो वजीर आजम कौन बने?
हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से शहबाज शरीफ साहब का नाम सामने आ रहा है, लेकिन जब शहबाज साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फैसला तो मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे। इसके अंदर ये भी आ रहा है कि नून लीग चाहती है कि जैसे ही ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो तो अगले इलेक्शन जो है यानी कि जल्द से जल्द इलेक्शन करा दिए जाए। लेकिन उसके अंदर फिर आप देखिए प्रोविंशियल असेंबलीज भी हैं, ये भी तय हो रहा है कि क्या काफली को चौधरी परवेज अलाई साहब को वजीर आला पंजाब की भी सीट देनी है नहीं देनी। तो सिंध के अंदर भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या वो चाहते हैं कि अपने वो 5 साल पूरे ना करें। फिर खैबर पख्तूनख्वा में तो पीटीआई की अपनी हुकूमत है, बलोचिस्तान में आपको पता है एक बाप की गवर्नमेंट है। तो ये सब भी सारे फैक्टर्स हैं। तो ये आइंदा के चंद दिन बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, लेकिन वक्त जो है वो सब कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के पास कम है। अगर उन्हें कोई ना कोई मूव ऐसी करनी है तो वो उन्हें मार्च तक करनी ही होगी। तो देखते हैं कि आया कि ऑपोजिशन ये मूव करती है कि नहीं करती, कामयाब होती है कि नहीं कामयाब होगी तो फिर उनके लिए जो है एक जो है वो सुबकी तो होगी। उनको सब कहेंगे कि ये देखिए इन्होंने ट्राई किया था, सेनेट में भी किया था, वहां नंबर्स होने के बावजूद कामयाबी हुई, यहाँ तो खैर चले नंबर्स ही नहीं। तो देखते हैं कि आइंदा चंद दिनों में होता क्या। वैसे तारीख इमरान खान साहब के फेवर में है। 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स तो नाकाम हुई है, ठीक है, तो तारीख तो प्राइम मिनिस्टर के फेवर में। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहरहाल अगर आपको हमारी आज वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल और को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन हिट कर दें। जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।